Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हमारा जो सीरीज़ चल रहा था बायोलॉजी का यूट्यूब पे, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज़। तो आज हम लोग बातें करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ की, और इसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सभी बातों को। और ये एक थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसका भी लेक्चर अपलोड होने वाला है कल। तो आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेक्चर में आगे बातें करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउज द पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली। हेल्थ मतलब क्या होता है कि उस पर्सन का बॉडी और उसका माइंड उससे अलाउ करेगा एक फिज़िकली सही काम करने को, और मेंटली और सोशली भी। मतलब हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन सिर्फ फिज़िकली फिट हो, वो मेंटली भी उसे फिट होना पड़ेगा और सोशली भी उसे फिट होना पड़ेगा, वो सबसे मिल के रहे। तो इसका मतलब होता है हेल्थ। चलिए आगे बात करते हैं डिजीज़, बीमारियाँ क्या होती है। तो बीमारी तो आप सभी जानते ही है, मगर एक आज हम लोग साइंटिफिक वे में बीमारी को पढ़ेंगे और बातों को समझेंगे। ए स्टेट व्हेन the functioning of one or more organ when the functioning of one or more organ of the body affected। जब बॉडी का एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट से क्या होगा, अल्टर द फिजियोलॉजिकल स्टेट। जो बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाएगा विथ साइन एंड सिम्टम, और उसमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगी, कुछ साइंस दिखेगा, और टेलिंग अस देयर इज़ अ समथिंग रॉन्ग। और हमें ये कहेगा, वो क्या कहेगा कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारे बॉडी में और हमारे हेल्थ में। इस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज़। तो ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है डिजीज़ का। अब देखिए डिजीज़ में कुछ टाइप्स होते हैं। एक है इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है आसानी से। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जिससे फैलने की संभावना कम होती है, वो क्या होगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पैथोजन। देखिए पैथोजन क्या है। पैथोजन एक, मैं सिंपल बोल सकता हूँ, पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पैथोजन इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो माइक्रो क्या हो, जो खुली आंखों से ना दिखे। तो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पैथोजन, जो क्या करेगा, जो क्या करेगा हमें, विच कॉज डिजीज़। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करे उसे हम कहते हैं पैथोजन। जैसे अगर आप एग्जाम्पल कहें कि ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बीमारियां भी कॉज करते हैं, तो वो कौन है, तो वो है बैक्टीरिया। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन कॉज डिजीज़ टू ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल ऑल्सो, दे कैन कॉज डिजीज़ टू प्लांट ऑल्सो। कुछ वायरसेस है जो प्लांट और एनिमल में बीमारियाँ कॉज करती है, कुछ फंजाई भी है, कुछ फंगस भी है जो बीमारियां कॉज करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन। चलिए अब देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है पैथोजन के बारे में। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाएंगे, जो बीमारी करेंगे। इन होस्ट, होस्ट कौन है, जिससे बीमारी फैल रहा है, जिसके अंदर पैथोजन सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। देखिए पैथोजन वो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इज़ अ पैथोजन। बट होस्ट कौन है, तो होस्ट, अगर बैक्टीरिया ने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, इंसानों को इन्फेक्ट किया, तो ह्यूमन इज़ द होस्ट ऑफ दैट बैक्टीरियम। और दे आर यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए नॉर्मली जो पैथोजेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कौन, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, एंड वायरसेस भी हो सकते हैं। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। अब क्या बोला गया है, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज़, ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जो एक से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, तो उन बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। वायरल डिजीज़ भी एक से दूसरे में फैल जाती है। प्रोटोजोन डिजीज़, फंगल डिजीज़ एंड हेलमिंथी डिजीज़, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सभी पैथोजन है, जिनके वजह से बीमारियाँ हम में कॉज होती है, जिनकी वजह से हमें बीमारियाँ देखी जाती हैं। और कुछ बैक्टीरिया
बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो कौन से बैक्टीरिया है जिनकी वजह से बीमारियाँ होती है। तो न्यूमोनिया एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्लेग एक बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, टाइफॉइड, सल्मोनेला टाइफी, डिप्थीरिया, ये सभी बीमारियाँ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, कौन से पैथोजेन की वजह से होते हैं, तो वो है बैक्टीरिया। और वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां कौन है, तो वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां हैं कॉमन कोल्ड, पोलियो एक्सेट्रा, ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। और प्रोटोजोन से होने वाली बीमारियां कौन है, तो एमीबियासिस, मलेरिया, दीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। और फंगस होने वाली बीमारियां कौन है, तो रिंग वॉर्म, अच्छा एथलीट फुट, मतलब पैर में डिफॉर्म हो जाएगा, उसे एथलीट फुट कहते हैं। और एस्केरेसिस और फिलेरियासिस और टीनियासिस, ये सभी बीमारियां हेलेमेंथिस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ ऐसे डिजीज़ है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से एक डिजीज़ है हमारा पहला टाइफॉइड। टाइफॉइड को मैं अब क्या करूँगा, टाइफॉइड को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा कि क्या कॉजेज़ है, कौन से पैथोजन की वजह से टाइफॉइड होता है हमारे बॉडी में, फीवर्स कितने दिन तक रहती है और कैसे ये फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा या नहीं। ये तो टाइफॉइड जिस पैथोजन की वजह से होता है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग। तो टाइफॉइड फीवर कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो है सल्मोनेला टाइफी। दिस पैथोजेन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पैथोजन कहाँ इंटर करता है, तो ये नॉर्मली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। कैसे इंटर करता है, अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करना है तो उसे फूड से, खाने से और पानी से इंटर करना होगा, तो थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर विथ देम एंड माइग्रेट टू ऑर्गन थ्रू ब्लड। और ये धीरे धीरे अलग अलग ऑर्गन में माइग्रेट कर जाते हैं। अगर उन्हें इंटेस्टाइन से माइग्रेट करना है किसी और ऑर्गन में, दूर वाले ऑर्गन में, तो उनको कैसे माइग्रेट करना होगा, उनको ब्लड से माइग्रेट करना होगा, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स को, टिश्यू को कनेक्ट करते हैं। तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड फ्लो होकर के ब्रेन की ओर, हार्ट की ओर, लंग्स की ओर जाएगा, वहाँ पर उसी ब्लड में टाइफॉइड भी बैठ के बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करने के लिए चले जाएंगे। अब क्या होगा, क्या सिम्टम्स दिखेंगे आप में जब आपको टाइफॉइड फीवर हो जाएगा तो, या टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम में 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर आएगा, जो कि बहुत हाई फीवर माना जाता है। बॉडी में वीकनेस होगी, स्टमक पेन करेगा, कंस्टिपेशन होगा, मतलब फीकल मैटर ठीक से पास नहीं हो पाएंगे, सिर में दर्द होगा और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। और ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है टाइफॉइड की। अगर किसी को ये सब सिम्टम्स आ रही है तो हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा, डॉक्टर्स को एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये इन्हें टाइफॉइड होने की संभावना है। अब पहले आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब को आपने बोला कि मुझे ये कंडीशंस है, ये मुझे ऐसे मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब को लगा कि कहीं हो सकता है कि इन्हें ये टाइफॉइड की सिम्टम हो सकती है, तो मैं एक बार टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर साहब ने आपको प्रिस्क्राइब किया, विडाल टेस्ट करके आइए। अगर आप विडाल टेस्ट करके आएंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, आपको टाइफॉइड ही है, तो फिर हम टाइफॉइड के हिसाब से आपकी जो दवाई है वो चलाएंगे। तो उसके बाद आप जब विडाल टेस्ट करके आए तो आपको कंफर्म हो गया कि हाँ, इन्हें टाइफॉइड ही है। तो टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है, तो टाइफॉइड को कंफर्म करने के लिए विडाल टेस्ट करना होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अच्छा, और अगर बहुत सीवियर हो जाए, टाइफॉइड अगर बहुत सीवियर हो जाए तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन परफोरेट हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाएंगी और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी में चेंज हो सकता है सिंपल सा दिखने वाला टाइफॉइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बीमारी को और आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब आप सर्दी जुकाम इसे प्यार से बुला सकते हैं, नॉर्मली हम लोग उसी नाम से इसे जानते भी हैं। ये कैसे फैलता है, जैसे टाइफॉइड सल्मोनेला टाइफी नाम के पैथोजन से फैलता था, वैसे ये राइनो वायरस नाम के वायरस से फैलता है। राइनो वायरस कोई एक वायरस नहीं है, राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरस है जो बीमारी कॉज करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन एलिमेंट में। द कॉमन कोल्ड इसमें से एक है। ठीक है, अच्छा, दे इन्फेक्ट द नोज। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नोज में इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पैसेज जो है, जहाँ से
गैस पास होकर के आपके लंग्स तक जाएगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। मगर लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, बस पासेज तक इन्फेक्शन होता है। मतलब ट्राकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इन सब में इन्फेक्शन को आप महसूस कर पाएंगे, मगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नसल कॉन्जेशन। नेसल में कॉन्जेशन होगा, नेसल डिस्चार्ज होगा, गले में सोर थ्रोट होगा, हॉर्नेस होगा, कफ होगा और सिर में दर्द भी होगा और बॉडी टाइटनेस लगेगा, बॉडी में टाइटनेस फील होगा। और ये 3 से लेकर के 7 दिन तक चलता है। ऐसा नहीं कि कॉमन कोल्ड आपको हुआ तो ये सदियों चला जाएगा, महीनों चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 से लेकर के 7 दिन तक होता है। अच्छा, अब ये फैलता कैसे है? चूँकि ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ये फैल जाता है। ये ड्रॉपलेट रिजल्टिंग इन कफ स्नीजिंग। मान लीजिए किसी एक पर्सन को कॉमन कोल्ड है और उन्होंने वो जो पेन को, जो बुक को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने उसमें छींका और उस पेन को फिर आपने लिया, आपने उस पेन को टच किया और फिर आपने अपने फेस को, माउथ को, नोज़ को टच किया, तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसे हम कहते हैं। ये क्या बोला गया? वही उन्हीं बातों को बस बोल दिया गया, यहाँ पर आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अच्छा, बुक पेन वगैरह में अगर किसी ने कफ कर दी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एलिफेंथेसिस का दे दिया गया यहाँ पर डायग्राम, कोई और स्लाइड आ गया है। अब हम चलते हैं रिंग वॉर्म की और। रिंग वॉर्म में क्या बोला गया है? मेनी फंजाई, ये एक फंगल डिजीज़ है। मेनी फंजाई जिनका जेनेरा है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड इपिडर्मोफाइटोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। ये कुछ फंगस है, ट्राइकोफाइटोन, इपिडर्मोफाइटोन, ये लोग रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिंग वॉर्म के लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ इन मेन। और रिंग वॉर्म बहुत ही कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़ है इंसानों में, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली एंड लेजन, लाइक एक घाव जैसा हो जाएगा स्किन के ऊपर, नेल के ऊपर, इन सभी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसका मेन सिम्टम्स यही होते हैं, ठीक है। स्किन में लेसन्स टाइप का दिखेगा। अच्छा, दिस लीजन्स आर अकम्पेन्ड बाई इंटेंस इचिंग, और इसमें क्या होगी? इसमें खुजली होगी, बहुत इंटेंस खुजली होगी। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स दिस फंजाई टू ग्रो, और ये गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है। हीट और फंगस की वजह से ये ज़्यादा ग्रो कर पाता है, अच्छा ग्रो कर पाता है। विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड, जहाँ पर भी स्किन में फोल्डिंग्स होती है वहीं पे ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जैसे कि ग्रोइंग बिटवीन टोज, मतलब टोज के बीच में भी ये हो सकता है। रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर फ्रॉम सॉइल, और ये वर्म हमारे बॉडी में आता कहाँ से है? ये वर्म हमारे बॉडी में जनरली मिट्टियों से आता है। बाय यूजिंग टॉवेल, अगर किसी पर्सन को रिंग वर्म हो रखा है और उसका टॉवेल, उसके क्लोथ्स, उसके हेयर कम वगैरह को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है। तो ये कैसे इन्फेक्ट करता है, क्या इसके सिम्टम्स है और क्या इसके कॉज है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट डिजीज़ में। ये देखिए, ये अगर किसी पर्सन को रिंग वर्म हो, वो हेड पे भी हो सकता है, हाथों में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, तो ऐसा वो दिखता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि मलेरिया है, और मलेरिया जो कॉज होता है, देखिए मलेरिया का जो पैथोजन है, मलेरिया का जो पैथोजन है वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है? वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो क्या है? वो प्रोटोजोन्स है। वो क्या है? प्रोटोजोन्स। मलेरिया का जो पैथोजन है वो एक प्रोटोजोन है। वो क्या है? प्रोटोजोन। वो एक प्रोटोजोन है। और उस प्रोटोजोन का नाम क्या है? तो उस प्रोटोजोन का जीनस है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये कुछ प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से, और प्लाज्मोडियम मलेरिया भी होता है। तो ये कुछ प्लाज्मोडियम है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी फैलता है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक टाइनी प्रोटोजोन है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और डिफरेंट इसकी स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है एक, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो सकता है एक, और प्लाज्मोडियम ओवेल भी हो सकता है एक, और प्लाज्मोडियम मलेई भी ये हो सकता है। ये अलग अलग स्पीसीज है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, और ये सभी रेस्पॉन्सिबल है अलग अलग मलेरिया कॉज करने के लिए। आउट ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया, जो सबसे खतरनाक टाइप का मलेरिया है, सबसे डेंजरस टाइप का मलेरिया आप कह सकते हैं, वो फैलता है। वो किस लिए होता है? वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है। दिस इज़ द मोस्ट सीरियस वन ऑफ एंड वन कैन इवन बी फैटल, और ये फैटल भी हो सकता है, इससे मृत्यु भी हो सकती है किसी एक पर्सन की, फीमेल। और ये किसके वजह से फैलता है?
तो ये फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो की वजह से फैलता है। देखिए फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो में ये डिजीज़ कॉज नहीं करता है, मतलब कि अगर ये प्लाज्मोडियम फीमेल मॉस्क्यूटो के बॉडी में है तो मॉस्क्यूटो इससे बीमार नहीं होगा, बट वही मॉस्क्यूटो अगर हमें काट ले और वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दे तो हम उससे बीमार हो जाएंगे। चूँकि हम बीमार हो जा रहे हैं इसलिए हम कहलाएंगे होस्ट, बिकॉज ह्यूमन्स आर इन्फेक्टेड विद दिस डिजीज, दैट्स वाई वी आर नॉन एज होस्ट। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मच्छरों में है, फिर भी वो बीमार नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ ये उसे कैरी कर रहे हैं, तो मच्छरों को हम कहेंगे वेक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर और होस्ट में बहुत ही आसान सा एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या है वेक्टर क्या है होस्ट। तो मलेरिया पैरासाइट का जो वेक्टर है वो मच्छर है। मच्छर का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलस, और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस आर होस्ट। ठीक है, देखिए तो क्या बोला गया है कि मैं इसको एक सिंपली समझा दे रहा हूँ कि पहले क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसे ज़रा छोटा करूँ ताकि आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जाए और क्लियरिटी हो जाए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए मच्छर ने किसी एक हेल्दी पर्सन को काटा, तो काटते ही उसने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया ये छोटे छोटे मलेरिया पैरासाइट, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखिए चला गया सीधे पर्सन के लीवर के पास। कहाँ चला गया? पर्सन के लीवर में। और लीवर में जाकर के वो देखिए यहाँ पर ग्रो कर रहा है। लीवर में देखिए क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और कैसे ग्रो कर रहा है? तो एसेक्सुअली ग्रो कर रहा है। आपको इतना डिटेल में नहीं चाहिए, बस आप इतना समझिए कि लीवर में जाकर के वो जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कर रहे हैं? वो प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो करने के बाद इनका नंबर बढ़ गया और यहाँ से वो चले गए, कहाँ चले गए? वो लीवर के सेल को नष्ट करके, लीवर सेल को ख़राब करके उन्होंने एक केमिकल रिलीज़ किया जिस केमिकल की वजह से फीवर आया। एक केमिकल रिलीज़ किया जिस केमिकल की वजह से फीवर आया, और उस केमिकल का नाम है हीमोजीन। हीमोजीन नाम का एक इन्होंने केमिकल रिलीज़ किया, उसकी वजह से फीवर आया। फिर वहाँ से वो चला गया कहाँ? रेड ब्लड सेल के पास। रेड ब्लड सेल के बाद फिर से इनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन हुआ, अलग अलग गैमेट्स बने। और गैमेट्स फिर जा कर के, अगर मान लीजिए ये गैमेट किसी एक नॉर्मल किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में, ये गैमेट ना अब कोई नॉर्मल मच्छर को इस पर्सन को काटता है तो ये गैमेट मच्छर के बॉडी में चला जाएगा और मच्छर के बॉडी में जाकर के इसका फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एक से अनेक पैरासाइट बन जाएंगे और फिर से वो किसी और पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको इस फ्लो चार्ट से इस लाइफ साइकिल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा एक समरी दे देता हूँ कि सबसे पहले एक नॉर्मल पर्सन को एक इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जिसके बॉडी में पैरासाइट है उसने काटा। अब ह्यूमन के बॉडी में जाते ही वो पैरासाइट चला गया लीवर में। लीवर में जाकर के वो ग्रो किया, ग्रो करके वो उसने केमिकल रिलीज़ किया जिसका नाम है हीमोजीन, जिसकी वजह से फीवर आया। फीवर आने के बाद ह्यूमन बॉडी में ही उस पैरासाइट्स के गैमेट बने, मेल गैमेट बने और फीमेल गैमेट बने। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फिर से एक हेल्दी मॉस्क्यूटो ने ले लिया। ध्यान से समझिए, फिर से एक हेल्दी मॉस्क्यूटो ने ले लिया। अब मॉस्क्यूटो के बॉडी में जा करके इन गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ। और अगर आप फर्टिलाइजेशन नहीं जानते हो तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर के उसे प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मैंने सभी चैप्टर्स को डिटेल में करवा रखा है, आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए अब लेक्चर पर दोबारा आते हैं। तो ये गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर से फर्टिलाइजेशन होकर के एक से अनेक बने और ये पैरासाइट अब दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है मॉस्क्यूटो के बॉडी में। अब फिर से जब मॉस्क्यूटो किसी पर्सन को काटेगा तो ये उसके बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चूँकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी से क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम लोग बचाव करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे अगर हमें मलेरिया पैरासाइट हमारे बॉडी में आ जाए तो। चलिए अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे मॉस्क्यूटो से फैलने वाले डिजीज़ लाइक मलेरिया को। देखिए मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, हमें क्या करना होगा? पर्सनल हाइजीन भी साफ़ सफाई रखनी होगी और पब्लिक प्लेस को भी साफ़ रखना होगा। और आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, मतलब क्या कि वो पर्सन जिन्हें मलेरिया का इन्फेक्शन है तो उन्हें क्यों आइसोलेशन में या क्वारंटाइन में रखने को बोला गया है। आप मतलब उस लेवल का क्वारंटाइन नहीं करना होगा जिस लेवल का क्वारंटाइन हमने पिछले कुछ सालों में देखा, जैसे कि कोविड के केस में देखा, उस लेवल का नहीं करना होगा। बट क्योंकि अगर हम वैसे पर्सन के साथ हमेशा रहते हैं जिनको मलेरिया है,
वैसे उनसे दूरी नहीं रखनी है आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ, उनको फुल स्लिप कपड़े पहनना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि मॉस्किटो अगर उन्हें काटते भी है तो वो मॉस्किटो उनको काट ना पाए फर्स्ट, और अगर काट भी लेते किसी कारण से तो वो आपको ना काट पाए, इसलिए थोड़ी सी दूरी बनाई रखनी होगी हमें। तो उसे हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि क्वारंटीन रखना करना होगा उस पर्सन को, ताकि उन्हें कोई मॉस्किटो दोबारा ना काट पाए, क्योंकि अगर वो मॉस्किटो दोबारा उस पर्सन को काटता है तो वो मॉस्किटो के बॉडी में जो लार्वा वगैरह है और जो गैमीट्स है वो आ जाएंगे मलेरिया पैरासाइट्स के। इसलिए एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर मतलब मच्छरों को भगा डालना है हमें, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेक्टर, वही प्रोटेक्शन, मच्छर को भगा देना है हम लोगों को, वेक्टर वही है। वैक्सीन ले सकते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं बचने के लिए उससे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना है कोविड के टाइम में। अब क्या होता है इम्यूनिटी, मैं एक्चुअली में से समझाने जा रहा हूँ कि क्या है इम्यूनिटी। देखिए, द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़। होस्ट की एबिलिटी जिसके कारण वो खुद को डिजीज़ से बचा सकेगा और उससे लड़ पाएगा, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और क्या बोला गया है, कन्फर्म बाय द इम्यून सिस्टम एंड कॉल इम्यूनिटी, मतलब जिससे हम वेक्टर से या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बच पाते हैं, तो उसे, उस पावर को क्या कहते हैं हम, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर इम्यूनिटी। अब क्या है इसे मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये हर किसी में होता है और ये टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के साथ साथ ही होता है, टाइम ऑफ बर्थ पे ये देखा जाता है। अच्छा, इट वर्क्स बाय द प्रिवेंशन एंड एंट्री ऑफ द पैथोजन थ्रू वेरियस बैरियर। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, पैथोजन की एंट्री को रोकता है। और कैसे रोकता है, तो अलग अलग बैरियर से रोकता है। देयर इज ए वेरियस टाइप ऑफ बैरियर, बहुत टाइप के बैरियर से, क्या क्या वो बैरियर्स है जिससे वो एंट्री को रोक पाएगा फॉरेन पार्टिकल को। जैसे स्किन एक बैरियर है, आंखों से निकलने वाला आंसू ये भी एक बैरियर है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर। स्किन फिजिकल बैरियर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, बुखार आना, फीवर आना, वो भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो दिस ऑल आर बैरियर, जिससे क्या होती है कि हमें इम्यूनिटी मिलती है ना। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप बैरियर। कितने टाइप के बैरियर है, 4 टाइप के बैरियर है। पहला बैरियर है एपिथेलियल बैरियर, मतलब जो टिश्यू जो हमें हमारे बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी ढुकने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद मैक्रोफेज भी एक बैरियर है, न्यूट्रोफिल्स एक बैरियर है। उसके बाद यहाँ कुछ और भी सेल है, टी साइप, लैक्टीन, ये सब भी क्या है, कुछ बैरियर्स है। अच्छा, अब बैरियर्स में अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और लास्ट है साइटोकाइनिन बैरियर। फिजिकल बैरियर में कौन आ गया, स्किन क्या है, एक फिजिकल बैरियर है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, इसमें म्यूकस का एक लाइनिंग होता है जो कि एक फिजिकल बैरियर के जैसा काम करता है। और यही लाइनिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब जीआई ट्रैक जैसे कि स्टोमक, इंटेस्टाइन, इसमें भी होता है। और यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी ये बैरियर होता है जो कि फिजिकल बैरियर के जैसा काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, हमारे स्टमक में एसिड का होना, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। माउथ में सलाइवा का होना, ये भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आप ना जाने कितने टाइम अनजाने में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, फिर आपके हाथ में बैक्टीरिया आ गया, फिर आप उस हाथ को माउथ में ले लेते हो बिना धोए, फिर भी आप बीमार नहीं होते। क्यों, क्योंकि माउथ में जो सलाइवा है वो कुछ हद तक बैक्टीरियाज को और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेंस को मारने की क्षमता रखते हैं, इसलिए। अच्छा, आंखों में आंसू आना, जैसे ही आंखों में आपका कोई छोटा सा कंकर या सेंड का कोई दाना चला जाए तो क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाती है। इसका मतलब क्या कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है, बॉडी चाहता है कि वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ना आए, इसलिए वो टीयर्स निकाल के उसे बाहर ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अच्छा, सेलुलर बैरियर क्या है, सेलुलर मतलब सेल से लगा हुआ बैरियर क्या कहलाएगा, सेलुलर बैरियर। जैसे WBC एक सेलुलर बैरियर है, ठीक है। सेलुलर बैरियर ऑफ बॉडी, फेगोसाइट डिस्ट्रॉय माइक्रोफेज, ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। किसको खा लेते हैं, ये माइक्रोब्स को खा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL इसका शॉर्ट फॉर्म है, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल, दिस ऑल आर सेलुलर बैरियर ऑफ आवर बॉडी। साइटोकाइनिन बैरियर, ये क्या है, सेल इन्फेक्टेड विद द वायरस, जो सेल वायरस से के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है। मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक सेल है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। इस सेल को किसने इन्फेक्ट कर दिया, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। मान लीजिए वायरस है, इस वायरस ने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये सेल क्या करेगा, एक क्या बोला गया, सेल इन्फेक्टेड विद वायरस सिक्रीट सर्टेन प्रोटीन। अब ये सेल क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रीट करेगा।
मान लीजिए इसके पास में तो और भी सेल होंगे ना, यहाँ तो पास में आजू बाजू में और भी सेल होंगे, और भी सेल होंगे, सेल तो अकेला आइसोलेशन में नहीं होगा, तो इसके आजू बाजू में जो और सेल होंगे, अब जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रीट करेगा, एक प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में सिक्रीट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरोन। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन बाकी सारे सेल को घेर लेंगे। क्यों घेर लेंगे, ताकि ये बाकी सेल वायरस से इन्फेक्ट ना हो जाए, इसलिए उसको ये घेर लेते हैं। प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल, ये क्या करते हैं, देखिए क्या बोला गया है, प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। तो ये साइटोकाइनिन बैरियर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, तो देखिए इच एंटीबॉडी हैज़ 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन। एंटीबॉडी का ये स्ट्रक्चर है, इसमें 2 लाइट चेन होते हैं, ये छोटा छोटा लाइट चेन है, और ये जो बड़ा वाला है ये है हेवी चेन, ठीक है। अच्छा, इट रिप्रेजेंटेड एज H2, मतलब क्या बोला गया, हैवी 2 एंड L2 मतलब लाइट 2, ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, H2 हैवी 2 एंड L2 लाइट 2। एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारे बॉडी में टोटल 5 टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, G, IgA, IgG, IgE, IgM और IgD। ये भी एक टाइप का एंटीबॉडी है जो कि यहाँ पर लिखा गया नहीं है। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ होता है, ये तो मेनली ये हमारे ब्लड में होता है। ब्लड के कहाँ पर, तो ब्लड का प्लाज्मा के ऊपर होता है। ये कहाँ होता है, ब्लड के प्लाज्मा के ऊपर होता है। अब आते हैं वैक्सीनेशन की बातें करते हैं, जो कि बचपन से आप लोगों ने कई बार हर किसी ने हमने ले रखा है। इट इज़ ए इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेन और ए पार्ट ऑफ होल इनएक्टिव वीक पैथोजेन। मतलब क्या, हमारे बॉडी में वीक कमज़ोर बैक्टीरिया या वायरस को ही डाल दिया जाता है जो कि इनएक्टिव स्टेज में रहता है, जिससे बीमारी ना हो। और जब ये पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको मार डालता है, और मारने के बाद उस चीज़ को वो मेमोरी में सेव करके रखता है, याद रखता है कि कैसे मैंने मारा। और जब एक्चुअल पैथोजन आएगा जो कि वीक नहीं है, जो कि डिजीज़ कॉजिंग है, तो उसे मारने की कैपेबिलिटी हम में ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होती है, तो हमें आसानी होती है फिर डिजीज से लड़ने में। तो इसलिए बॉडी का एक टाइप से ट्रेनिंग कराया जाता है वीक पैथोजन को भेज के, इसी को हम कहते हैं वैक्सीन, ठीक है। अच्छा, इन द होस्ट बॉडी एंड ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, वही बात मैंने जो अभी कहा वही। अच्छा, वैक्सीनेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी, मैंने वही बोला कि ये मेमोरी के रूप में सेव करके रख लेता है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स ऑफ वैक्सीन विल हेल्प इन टू फाइट अगेंस्ट द एक्चुअल इन्फेक्शन। फिर से वही बात जो मैंने अभी बोली कि एक्चुअल जो इन्फेक्शन है उससे ये लड़ने में हमें हेल्प करेगा। ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन दिस एंटीबॉडी विल प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी बी एंड टी सेल। मैंने वही बोला कि जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में मेमोरी बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये सब भी बात वही है जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बोल रखा है। अच्छा, ये है वैक्सीन का कुछ फोटोज़। अच्छा, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में कौन कौन ऑर्गन से कौन कौन बॉडी का पार्ट है जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कुछ टिश्यू है जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कुछ सेल है और कुछ एंटीबॉडीज़ है जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट अलॉन्ग द लिम्फेटिक सिस्टम। मैं अगर आपको एक रफली एक ह्यूमन का बॉडी का स्ट्रक्चर बना दूं तो लिम्फ ऑर्गन कहाँ होते हैं, जहाँ जहाँ मैं ब्लू से डॉट करूँगा आप देखिए लिम्फ ऑर्गन यहाँ होते हैं, बाजुओं में होते हैं और पैर के साइडों में होते हैं। इन जगहों पे लिम्फ ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं या लिम्फ नोड बोल सकते हैं। लिम्फ नोड होते हैं जो कि डिजीज़ से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं। लिम्फ नोड ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। एंड अदर एंटीजेन्स दैट गेट इनटू द लिम्फ टिश्यू एंड फ्लूइड, और ये उसको क्या करते हैं, लिम्फ टिश्यू में ले लेते हैं। अच्छा, एंटीजन दैट ट्रैप, जो एंटीजन पकड़ा गया लिम्फ नोड में वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट, और वो क्या करता है, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है जो कि लिम्फ नोड में ही प्रेजेंट होते हैं। दिस कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, और इसको क्या कहते हैं, मतलब ये इससे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स आता है। लिम्फॉइड टिश्यू इज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। अच्छा, और वैसे लिम्फॉइड टिश्यू को कहते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। जो लिम्फॉइड टिश्यू म्यूकोजा लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं उनको हम कहते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, शॉर्टकट में मॉल्ट। ये कहाँ होते हैं, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एसोसिएटेड रहते हैं, किससे, तो म्यूकोजल लेयर से। अगर आपको म्यूकोजल लेयर नहीं पता तो आप अभी जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले लेक्चर में पूरा क्या होता है म्यूकोजा, क्या होते हैं लेयर्स डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो सभी को डिटेल में पढ़ा रखा है, आप अभी जाकर उसे चेक कीजिए।
चलिए, अच्छा फिर क्या बोला गया है, इट फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जो ये मॉल्ट वगैरह है ये ह्यूमन बॉडी का 50% लिम्फोइड टिश्यू को बना डालता है। अब आते हैं एड्स में। एड्स क्या है, एक बीमारी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, एड्स का नाम है ए फॉर एक्वायर, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी एंड एस फॉर सिंड्रोम। ए फॉर एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है, जिसे हमने एक्वायर कर लिया, हमारे पास पहले से नहीं था, हमने उसे एक्वायर कर लिया। एक्वायर क्या किया, तो इम्यूनो में डेफिशिएंसी को, अपने इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए एक वायरस को एक्वायर कर लिया। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए एक वायरस को एक्वायर कर लिया, और उससे क्या हुआ, उससे सिंड्रोम्स आए। और सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। मतलब क्या कि आपने कुछ ऐसा एक्वायर कर लिया जिससे आपकी इम्यूनिटी में डेफिशिएंसी आ गई और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखने लगे। मतलब आपको सर भी दर्द कर रहा है, आपको खांसी हो रही है, आपको बुखार आ चुका है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ दिख रहे हैं। तो एड्स कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत सारा सिम्टम्स दिखेगा अगर किसी को एड्स हो चुका है तो, क्योंकि ये सिंड्रोम है इसलिए। ठीक है, चलिए एड्स में क्या बोला गया, देखिए यही फुल फॉर्म एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने अच्छे से समझा दिया आपको ये क्या होता है, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा फिर क्या बोला गया यहाँ देखिए, दिस रेफर टू एक्वायर कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी इम्यूनिटी। मतलब क्या, इसमें हम लोग एक्वायर कर लेते हैं, किसको एक्वायर कर लेते हैं, तो इम्यून में डेफिशिएंसी को एक्वायर कर लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन एक्वायर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल। ये लाइफ टाइम में ही एक्वायर किया जाता है, बाय बर्थ ये नॉर्मली नहीं मिलता है। अगर बाय बर्थ किसी में मिल भी रहा है तो वो मदर से प्लाजेंटा से ही आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है। रेफरिंग टू द फैक्ट ऑफ द नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज। ठीक है, अच्छा सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था 1981 में। अप्रोक्सीमेटली द लास्ट 25 ईयर में इट हैज़ स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, किल मोर देन 25 मिलियन। सोचिए लगभग 2.5 करोड़ लोगों को इसने मार दिया है अभी तक। ठीक है, अच्छा कॉजेटिव एजेंट किस वायरस के वजह से एड्स होता है, तो HIV वायरस के वजह से होने वाली बीमारी को एड्स बोला जाता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV वायरस के वजह से ही क्या होता है, एड्स होता है। अच्छा इट इज़ रिमेंबर दैट द ग्रुप ऑफ वायरस, ये कोई अकेला वायरस नहीं है, सॉरी मतलब ये अकेले वायरस है, ये रिट्रोवायरस एक ग्रुप है उसका मेंबर है। ये रिट्रोवायरस एक ग्रुप है उसका मेंबर है कौन, HIV। दे हैव एन इन्वेलप इनक्लोजिंग RNA जीनोम। मतलब क्या, इसके पास एक कवर होगा और उस कवर के अंदर ये एक इन्वेलप है जिसको हम लोग कैप्सिड बोल सकते हैं, और इसके अंदर RNA होगा। मतलब ये क्या है, RNA, और ये क्या है, एक प्रोटीन का कैप्सिड। प्रोटीन कैप्सिड मैं अच्छे से लिख दूँ, प्रोटीन कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड। तो ये है इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल सा। दे ऑल्सो कंटेन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन। इसके पास एक एंजाइम होता है, मतलब एक जीन होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर जगह नहीं, इसे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करेगा, देखिए हमारे बॉडी में DNA होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है, DNA, और RNA से DNA बन सकता है। RNA से DNA बनने को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और उल्टा अगर DNA से RNA बन जाए तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जल्दी करवाने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होगी जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो हमारे बॉडी में ये एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस अपने साथ लेके आता है। सोचिए कितना चालाक वायरस है, हमारे बॉडी में नहीं है तो वो खुद के साथ लेके आया, क्योंकि उसको अपने सॉरी मैंने गलत बोल दिया कुछ, DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन, अच्छा मैंने पूरा गलत बोल दिया, सॉरी। देखिए दोबारा देखिए, DNA से mRNA बनने को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से mRNA, और ये है DNA। ये मैंने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, आने वाले लेक्चर में इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। और mRNA से DNA बनने को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को जल्दी करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होगी, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये एंजाइम हमारे बॉडी में एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होने की वजह से वायरस अपने साथ इसे लेके आता है। बहुत ही चालाक वायरस है जो हमारे बॉडी में नहीं है, वो खुद के साथ कैरी कर रहा है। तो इसके साथ हमारा जो भी एड्स का टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, कैंसर। अच्छा, कैंसर इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। हमारे बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, सेल का ग्रोथ और सेल का डिफ्रेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल वे में चलता है। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मगर जिस मैकेनिज्म से हमारे सेल डिफ्रेंशिएशन
को कंट्रोल किया जाता है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही टूट जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे अनकंट्रोल ग्रोथ होगा। किसमें? सेल में अनकंट्रोल ग्रोथ देखने को मिलेगा। नॉर्मल सेल एग्जिबिट अनकंट्रोल इनहिबिशन, और इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होगा। ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल विथ अदर सेल इनहिबिट इट्स अनकंट्रोल ग्रोथ। और एक सेल दूसरे सेल के अनकंट्रोल ग्रोथ को, देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मल सेल के पास ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए एक अनकंट्रोल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कैपेबिलिटी होती है। मगर जब कैंसर होता है तो ये अनकंट्रोल ग्रोथ होना भी रुक जाता है। आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर उतना डिटेल में आपको समझाया नहीं जाएगा, मैंने ऑलरेडी सेल डिवीजन पढ़ा रखा है, आप उस लेक्चर को एक बार जाके चेक कर सकते हैं। कैंसर सेल लूज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और कैंसर सेल में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल कॉन्टैक्ट में रहने के बावजूद भी वो ग्रोथ को रोक नहीं पाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होते रहता है। एज ए रिजल्ट कैंसर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइडिंग एंड गिविंग राइज टू द मासेस ऑफ सेल ऑफ ट्यूमर। और इससे क्या होता है कि एक सेल डिवाइड करते रहेगा और एक मासेस ऑफ सेल बन जाएगा, जहाँ पर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी और वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ट्यूमर दो टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है बेनाइन ट्यूमर, एक हो सकता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जहाँ पर होता है वो वहीं पे रहेगा, वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कहीं किसी और ऑर्गन में। मान लीजिए किसी के हाथों में बेनाइन ट्यूमर हुआ तो वो हाथों में ही रहेगा। मगर मैलिग्नेंट ट्यूमर थोड़ा खतरनाक होता है, अगर वो आपके हाथों में हुआ है तो वहाँ से वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर अलग ऑर्गन में माइग्रेट हो सकता है, ब्रेन में जा सकता है, कहीं और जा सकता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर, मगर खतरनाक दोनों ही है, मगर मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसी के साथ हमने कैंसर भी ख़त्म किया और हमने हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर को बड़े ही अच्छे से 40 मिनट के अंदर ख़त्म करा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.